नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, सह आचार्य रसायन शास्त्र माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीएससी पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत और शुभकामनाएं। हमारे सिलेबस का प्रथम पत्र फर्स्ट चैप्टर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का परिचय इस प्रकार है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन पर आधारित वह विधि जिसमें यौगिकों की आणविक संरचना का ज्ञान होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। उदाहरणार्थ, किसी पदार्थ के विलयन में से दृश्य प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का कुछ हिस्सा पदार्थ की अणुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं बाकी का हिस्सा पारगम्य में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे वह पदार्थ हमें रंगीन दिखाई पड़ता है। अवशोषित विकिरण, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट के लिए लाल रंग के विकिरण, पारगम्य विकिरण यहाँ नीले रंग के विकिरण का पूरक रंग कहलाता है। अवशोषित विकिरण की तीव्रता को तरंग दैर्ध्य के विरुद्ध आरेखित करने पर प्राप्त आरेख को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का विस्तार कॉस्मिक किरणों अति उच्च ऊर्जा से लेकर रेडियो तरंगों अति निम्न ऊर्जा तक होता है। अलग अलग विकिरणों के पदार्थ के अणु या परमाणु का अलग अलग भाग प्रभावित होता है। दूसरी भाषा में पदार्थ का अलग अलग भाग विकिरणों के अलग अलग हिस्से को अवशोषण करता है। मोटे तौर पर हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे उच्च ऊर्जा की तरंगें कॉस्मिक तरंगें होती है और सबसे निम्न ऊर्जा की तरंगें रेडियो तरंगें होती है। हम कॉस्मिक किरणों से शुरू करें तो कॉस्मिक किरणों के बाद गामा किरणें, एक्स रेज, पराबैंगनी यानी यूवी किरणें, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, अवरक्त किरणें IR रेडिएशंस, सूक्ष्म तरंगें माइक्रो रेडिएशन और रेडियो तरंगें होती है। प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु का उद्गम जिससे होता है उस वस्तु के अंत में उसी में विलुप्त होना होता है। यह बात हमारे विकिरण पर भी लागू होती है। ब्रह्मांड किरणें हमारे सौर मंडल के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वरन ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा की गतिविधियों को संचालित करती है। गामा किरणें नाभिक की क्रियाओं संलयन या विखंडन से उत्पन्न होती है एवं नाभिक ही इन्हें अवशोषित करता है। एक्सरे के शेल इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप पाए जाने वाले उच्चतम ऊर्जा कक्ष को प्रभावित करती हैं। पराबैंगनी विकिरण की ऊर्जा हमारे रसायन विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी ऊर्जा हमारे रासायनिक बंध, मुख्यतः सिग्मा बंध जो कि अणु निर्माण का मूल है, के समान होती है। अतः पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से हमारा सिग्मा बंध टूट जाता है तथा हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत ब्रह्मांड या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी तरंगों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की तरंगों में मूल रूप से दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त किरणें, ऊष्मा एवं या ताप होती है, हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। दृश्य प्रकाश से हम रंगीन दुनिया देखते हैं तथा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर हमारे लिए भोजन बनाते हैं। रासायनिक बंध के पाई इलेक्ट्रॉन इनसे प्रभावित होते हैं। अवरक्त किरणें अणु की कंपन गतियों को संचालित करती है, हमें ऊष्मा प्रदान करती है, हमारा भोजन पकाती हैं। अणुओं की कंपन विधाओं, तनन एवं बंकन को हम अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति द्वारा अध्ययन कर उनमें विद्यमान रासायनिक क्रियात्मक समूहों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमिति हमें अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की जानकारी देती है। IR तथा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमिति का अध्ययन हम द्वितीय वर्ष में कर चुके हैं। सूक्ष्म तरंगें अणुओं को केवल घुमा सकती हैं, अर्थात उनकी घूर्णन की ऊर्जा से संबंधित है, जो कि कम ऊर्जा से संभव है। इसका प्रभाव केवल उन अणुओं पर होता है जो कि द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। सबसे कम ऊर्जा की तरंगें रेडियो तरंगें होती है। ये तरंगें आधुनिक संचार माध्यम बेतार का तार का आधार हैं। लंबी दूरी का संचार, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इनके द्वारा संचालित होता है। कम ऊर्जा की होने के कारण ये तरंगें पदार्थ द्वारा अवशोषित नहीं की जाती है। हमारे परमाणु का मूल नाभिक है। रेडियो तरंगें नाभिकीय घूर्णन को प्रभावित करती हैं। यह नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिति
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार है। हम स्पेक्ट्रोमेट्री के चिकित्सा विज्ञान में एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के उपयोग से भलीभांति परिचित हैं। एमआरआई का उपयोग शरीर की ऊतकों की रचना ज्ञात करने के लिए होता है। नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमेट्री की वह शाखा जिसमें रेडियो आवृत्ति की तरंगों द्वारा दिए गए प्रतिदर्श यानी सैंपल के नाभिक की ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल्स के मध्य संक्रमण ट्रांजिशन का अध्ययन किया जाता है। नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ये ऊर्जा स्तर उत्पादित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। चूंकि नाभिक एक विद्युत आवेशित कण है, अतः इसके घूर्णन करने से यह एक सूक्ष्म चुंबक टाइनी मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगता है। बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में नाभिक की चक्रण अवस्था स्पिन स्टेट्स समभ्रंश डीजनरेट होती हैं, अर्थात ऊर्जा स्तर समान होते हैं। जब नाभिक और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये ऊर्जा स्तर विपाटित होकर दो ऊर्जा स्तरों अल्फा तथा बीटा जीमैन स्तरों में बंट जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर क्वांटीकृत होता है। इस ऊर्जा का अंतर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की रेडियो तरंगों की ऊर्जा के समान है। जब रेडियो आवृत्ति की तरंगों को नाभिक पर आपतित किया जाता है तो नाभिक का अल्फा जीमान स्तर से बीटा जीमैन स्तर में ट्रांजिशन कर जाता है तथा नाभिक का यह संक्रमण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आपतित रेडियो आवृत्ति के साथ अनुनाद रेजोनेंस की अवस्था में आ जाता है। इसके फलस्वरूप नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एनएमआर अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं। प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी तथा अवशोषण की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस के मध्य प्राप्त आरेख को एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका अध्ययन करने पर प्रतिदर्श यानी सैंपल की संरचना का निर्धारण होता है। नाभिक को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए नाभिक की घूर्णन आवृत्ति प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी आपतित रेडियो आवृत्ति के रेडियो फ्रीक्वेंसी के समतुल्य हो जाए, यह दो विधियों से किया जा सकता है। पहली विधि है आवृत्ति स्वीप विधि फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 का मान स्थिर रखने पर नाभिक की घूर्णन आवृत्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H0। इस स्थिति में नाभिक को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए स्रोत की आवृत्ति में तब तक परिवर्तन किया जाता है जब तक कि वह नाभिक की घूर्णन आवृत्ति के समतुल्य हो जाए, अर्थात इस विधि में स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। द्वितीय विधि चुंबकीय क्षेत्र स्वीप विधि यानी मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड है। रेडियो आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति स्थिर रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 के मान में परिवर्तन से नाभिक घूर्णन आवृत्ति अनुनाद की स्थिति में आ जाते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री में द्वितीय विधि का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। प्रायोगिक रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कठिन कार्य है। इस हेतु मुख्य चुंबकीय क्षेत्र विहद के साथ लघु परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र को अध्यारोपित किया जाता है। इस कार्य के लिए मुख्य चुंबक के ध्रुवों के फलकों पर हेमहोल्ट्ज कुंडली के युग्म को लगाया जाता है। इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित कर इनके द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो मैग्नेटिक पोल हैं जो एक बड़े मैग्नेट का हिस्सा हैं। इनके बीच में कॉइल लगी हुई हैं जो छोटे मैग्नेट को बता रही हैं। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यहाँ RF ट्रांसमीटर कॉइल लगी हुई हैं जो इस
बीच में जो काली काली ट्यूब है ये सैंपल ट्यूब है। इसमें हम सैंपल रखते हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करके इसमें ले लेते हैं और इसको एक सैंपल प्रोब होती है मशीन में, उसमें रख देते हैं। आरएफ ट्रांसमीटर से फ्रीक्वेंसी दी जाती है और स्वीप जनरेटर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के काम आता है। ट्रांसमीटर कोयल रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके सैंपल को प्रभावित करता है और उसमें अवशोषण के बाद जो बचते हैं विकिरण, उसको रिसीवर कोयल रिसीव करके आरएफ रिसीवर और ऑसिलेटर में भेज देता है और यहाँ से ये रिकॉर्ड तक पहुँचकर हमें स्पेक्ट्रम देता है। प्रतिदर्श सैंपल को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक वृहद चुंबकीय क्षेत्र प्लस लघु परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, तो विद्युत चुंबकीय बलों तथा प्रतिदर्श सैंपल के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिदर्श विशिष्ट क्षेत्र की रेडियो आवृत्ति अर्थात ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का यह अवशोषण रेडियो आवृत्ति संसूचक आरएफ डिटेक्टर के द्वारा संसूचित होकर प्रवर्धक एम्पलीफायर के द्वारा रिकॉर्डर में एनएमआर संकेत के रूप में प्राप्त होता है। यह एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मुख्य अवयवों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, प्रतिदर्श नलिका सैंपल ट्यूब। यह एक 5 मिलीमीटर व्यास की कांच की नली है जिसमें प्रतिदर्श की 5 से 20 मिलीग्राम की मात्रा को 0.5 ml विलायक में लिया जाता है। इस हेतु प्रयुक्त विलायक के गुण निम्न हैं। यह विलायक अक्रिय होना चाहिए, इसके अणु में कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, यह अध्रुवीय होना चाहिए, इसका क्वथनांक कम होना चाहिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त किए जाने विलायक सामान्यतया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CdCl3 तथा CS2 होते हैं। नंबर 2, प्रतिदर्श प्रोब सैंपल प्रोब। स्पेक्ट्रोमीटर में प्रतिदर्श नलिका को रखने का उपकरण। इसमें रखकर नलिका को सैकड़ों चक्कर प्रति मिनट सेवरल 100 रोटेशंस पर मिनट की गति से देशांतरीय लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर घुमाया जाता है। चुंबक, इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। 30 सेंटीमीटर लंबाई का चुंबक 14,000 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समांगीय होता है तथा कठोर होता है ताकि स्पेक्ट्रोमीटर की विभेदन क्षमता उच्च रहे। नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र स्वीप। प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर प्रेषित कुंडली ट्रांसमीटर कॉइल द्वारा तथा गृहीत कुंडली होती है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में सैकड़ों मिलीगॉस चुंबकीय क्षेत्र few hundred मिलीगॉस चुंबकीय क्षेत्र तक परिवर्तन हो जाता है। परंतु क्षेत्र की समरूपता होमोजेनिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य में परिवर्तन यद्यपि समय के साथ रेखीय होता है, तथापि इसका तुल्यांकन सिंक्रोनाइजेशन रिकॉर्डर के साथ किया जाता है। रेडियो आवृत्ति प्रेषक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। रेडियो आवृत्ति दोलक आरएफ ऑसिलेटर निश्चित आवृत्ति की विकिरण उत्पन्न करता है। यह एक स्रोत कुंडली का कार्य करती है। सामान्यतः 600 मेगाहर्ट्ज क्षमता वाला रेडियो आवृत्ति दोलक काम में लेते हैं। उच्च विभेदन कार्य के लिए समय आवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। यह एक रेडियो आवृत्ति गृहीता कुंडली आरएफ रिसीवर कॉइल अर्थात एक संसूचक से जुड़ी रहती है। संसूचक डिटेक्टर रेडियो आवृत्ति गृहीता कुंडली आरएफ रिसीवर कॉइल स्रोत कुंडली सोर्स कॉइल के लंबवत होती है तथा प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर होती है। यह प्रतिदर्श नलिका में उपस्थित नाभिकों द्वारा उत्पन्न रेडियो आवृत्ति संकेतों आरएफ सिग्नल्स को संसूचित डिटेक्ट करती है। यह प्रवर्धक एम्पलीफायर तथा रिकॉर्डर द्वारा जुड़ी रहती है। रिकॉर्डर संसूचक से रेडियो आवृत्ति संकेत आरएफ सिग्नल्स प्रवर्धक में से होकर रिकॉर्डर में पहुंचते हैं, जहां प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएफ सोर्स तथा अवशोषण की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस के मध्य ग्राफ प्राप्त हो जाता है। यह सारा प्रक्रम कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है।
प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है उसकी 5 से 20 मिलीग्राम मात्रा को उपयुक्त विलायक में घोलकर प्रतिदर्श नलिका में लेते हैं। इस नलिका को प्रोब में रखते हैं। प्रतिदर्श नलिका के चारों ओर प्रेषित कुंडली व गृहीता कुंडली होती है। चुंबकीय क्षेत्र स्वीप डिवाइस द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रतिदर्श नलिका में उपस्थित नाभिकों के चक्रण द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति दोलक की रेडियो आवृत्ति के समान हो जाए। इस स्थिति में प्रोटॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। गृहीता कुंडली रिसीवर कॉइल संकेतों को संसूचक तक पहुंचाती है तथा रिकॉर्डर में एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।